नमस्कार दोस्तों, एसएससी एंड रेलवे मैथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस सेशन में हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन के रेलवे मैथमेटिक्स बुक से परसेंटेज में टाइप 8 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं टाइप 8 के पहले सवाल से। देखिएगा, टाइप 8 का ये पहला सवाल आपके समक्ष आने वाला है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 194, क्वेश्चन नंबर 194 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई है और बाद में 50% की ही वृद्धि हुई है, तो उसका अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम था, ये अपने को पता करना है। अगर रवि के वेतन को पहले 50% से घटा दिया जाता है और बाद में 50% से ही बढ़ा दिया जाता है, तो रवि का अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम था, ये आपको पता करना है। अब देखिए, ऐसे हज़ारों सवाल हम लोगों ने पीछे सॉल्व कर रखा है। मैंने आपको बताया है कि इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब चूंकि ये परसेंटेज का बेसिक सा सवाल है, तो इसे बेसिक से भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो 2 से 3 सेकंड के अंदर। दूसरा तरीका यह है कि इसे परसेंटेज में सक्सेसिव मेथड से सॉल्व कर सकते हो। पहले x% की वृद्धि होती है और फिर x% की कमी होती है, तो यहाँ से आप सक्सेसिव लगा सकते हो। दूसरा तरीका होगा, तीसरा तरीका कि इसे सक्सेसिव में भी एक खास कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि अगर किसी अमाउंट को पहले x% से घटाया जाता है और बाद में उसे x% से ही बढ़ाया जाता है, या फिर इसके रिवर्स भी आप सोच सकते हो कि किसी अमाउंट को पहले x% से बढ़ाया जाता है और फिर बाद में उसे x% से ही घटाया जाता है, तो इस केस में हमेशा उस अमाउंट में कमी होती है, यानी कि उस अमाउंट में हमेशा लॉस होगा। और लॉस जो होता है वह होता है x² डिवाइडेड बाय 100% का। ये चीज़ें मैंने आपको बताया था। देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कोई भी अमाउंट आप अपने हिसाब से मान लीजिए। जैसे मैं मान लेता हूँ कि 100 रुपये की एक धनराशि है और इस धनराशि को पहले मैं x% से घटा देता हूँ। इस धनराशि को पहले मैं x% से घटा देता हूँ और फिर मैं इसे x% से ही क्या करता हूँ, बढ़ा देता हूँ। जितना प्रतिशत से यहाँ पे घटाना है उतना ही प्रतिशत से यहाँ पे बढ़ाना होगा। जितना प्रतिशत से यहाँ पर बढ़ाओगे आप, उतना ही प्रतिशत से यहाँ पे आपको घटाना होगा। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए, इस 100 रुपये की धनराशि में होने वाला कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, ये आप हमें बता दीजिए। किसी धनराशि को पहले मैं x% से घटा देता हूँ और फिर बाद में मैं उसे x% से ही घटा देता हूँ, तो उस धनराशि पर होने वाला प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो देखिए, इस तरह के केस में क्या होता है, हमेशा लॉस होता है। अगर किसी अमाउंट को पहले आप x% से घटा देते हो और बाद में उसे x% से ही आप बढ़ा देते हो, तो इस केस में हमेशा लॉस होता है। और जो लॉस होता है वह होता है x² डिवाइडेड बाय 100% का। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी अमाउंट को पहले आप x% से घटाते हो और बाद में उसे आप x% से ही बढ़ा देते हो, तो इस केस में हमेशा लॉस होगा। और जो लॉस होता है वह होता है x² डिवाइडेड बाय 100% का। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब इसके रिवर्स भी आप सोच सकते हो। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि मान लीजिए कि पहले मैं उस अमाउंट को x% से बढ़ा देता हूँ और फिर बाद में उसे मैं x% से ही क्या करता हूँ, घटा देता हूँ, तो उस केस में भी हमेशा लॉस होगा और जो लॉस होगा वह इतने प्रतिशत का ही होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको पीछे प्रूव करके बता रखा है। और ये चीजें निकल के कहां से आती है, तो सक्सेसिव मेथड से होता है। पहले x% से आपने बढ़ाया, फिर x% से घटाया, तो प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाता है, तो ये वाला टर्म बचता है। अब यहाँ पे लॉस हटाओगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, और लॉस जो होगा वह इतने प्रतिशत का होगा। अगर किसी अमाउंट को पहले आप इतना प्रतिशत से बढ़ाते हो या फिर इतना ही प्रतिशत से घटाते हो और फिर अगेन उसी अमाउंट को इतना % से घटाते हो या फिर इतना ही % से अगर आप बढ़ाते हो, तो इस केस में हमेशा लॉस होगा और लॉस जो होगा वह कुल इतने प्रतिशत का होगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 194 को देखिएगा। क्या ये सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 194 ये इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है कि नहीं है, तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। क्या किया गया है कि पहले रवि के वेतन को 50% से घटाया जाता है और बाद में उसके वेतन को 50% से ही बढ़ाया जाता है, तो रवि के वेतन में कितने की कमी होगी, इतने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। रवि के वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो इतने प्रतिशत की कमी होगी। और यही आपको पता करना है। सवाल में x की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है कितना है, 50, तो बस x की वैल्यू यहाँ पे 50 रख के आप इसको सॉल्व कर दीजिए। या तो आप, अगर आपको पता है कि x² की वैल्यू क्या होगा, अगर x की वैल्यू इतना है तो x² की वैल्यू अगर आपको पता है, स्क्वायर अगर पता है तो डायरेक्ट यहाँ पे रख दीजिए स्क्वायर वैल्यू। और अगर नहीं पता है तो बस इसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए स्वयं से। यहाँ 50 गुना 50 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100%। तो यहाँ से देखिए, नीचे से 2 जीरो और ऊपर से 2 जीरो खत्म होगा, तो रवि के वेतन में कुल इतने प्रतिशत की क्या हो जाएगी, कमी होगी। रवि के वेतन में कुल इतने प्रतिशत की कमी हो जाएगा। 5 गुना 5 कितना होता है, 25%। रवि के वेतन में कुल 25% की कमी हो जाएगी। और यही सवाल का उत्तर है। एक तो तरीका यह है कि इस कंसेप्ट से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका यह भी है कि अगर आप चाहो तो इसे आप ट्रेडिशनली भी सॉल्व कर सकते हो बेसिक तरीके से। अगर आप इसे बेसिक से सॉल्व करना चाहते हो तो वेतन को आप अपने हिसाब से कुछ भी मान लीजिए। जैसे मैं मान लेता हूँ कि जो रवि का प्रारंभिक वेतन होगा वह 100 रुपये का होगा, यानी कि रवि का वेतन जो है वह 100 रुपये का है। और इसमें बोला है कि पहले रवि के वेतन को 50% से घटाया जाता है। पहले रवि के वेतन में 50% की कमी होती है। रवि के वेतन में पहले
50% की कमी होती है। तो 100 पर 50% की कमी यानी कि वेतन में कितने की कमी हो रही है? 50 की कमी हो रही है। तो रवि का वेतन 100 से घटकर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 100 में 50 की कमी यानी रवि का नया वेतन जो हो जाएगा वह 50 रुपया हो जाएगा। अब सवाल में कहा कि इसके वेतन को 50% से बढ़ा दिया जाता है। जब रवि के वेतन को पहले 50% से घटाया जाता है तो फिर उसके वेतन को 50% से बढ़ा दिया जाता है। तो अब जो रवि के वेतन में 50% की वृद्धि होगी वह इस वेतन पे नहीं होगा बल्कि इस वेतन पे होगा। अब इस वेतन पर अगर आप 50% की वृद्धि करते हो, 50 पर अगर आप 50% की वृद्धि करते हो यानी कितने की वृद्धि कर रहे हो? 25 की वृद्धि कर रहे हो। तो 50 पर 25 की वृद्धि कर रहे हो तो रवि का जो नया वेतन हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। रवि का प्रारंभिक वेतन जो था वह 100 रुपया था और अंतिम वेतन हो गया कितना? 75 रुपया। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि अंतिम वेतन प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम है। तो अंतिम वेतन प्रारंभिक वेतन से कितना कम है? ये अंतिम वेतन 75 है और प्रारंभिक वेतन 100 है। तो अंतिम वेतन प्रारंभिक वेतन से 25 कम है और ये जो 25 की कमी हो रही है वह किस पे? तो 100 पर हो रहा है और इसी का अपने को 100% कैलकुलेट करना है। देखिए 100 से 100 खत्म हो गया तो रवि के वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हो रही है? 25% की कमी हो रही है और यही इस सवाल का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 194 की ओर, 95 की ओर चल रहे हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 195। सवाल में दिया हुआ है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ये आपको पता करना है। इसे भी हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान सवाल है कि तुलना जो हो रहा है वह ए और बी के बारे में हो रहा है। कहा है कि ए जो है वह बी से 20% कम है। ए का वेतन जो है वह बी के वेतन से 20% कम है। तो अगर ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो मैं मान लेता हूं कि बी का वेतन, कुछ भी मान लीजिए, जैसे मैं मान लेता हूं कि बी का वेतन जो होगा वह 100 रुपया होगा। अगर बी का वेतन 100 रुपया है और ए का वेतन इससे 20% कम है तो 100 का 20% 20 हो जाएगा। तो ए जो है वह बी से 20 कम है तो चूंकि ए जो है वह बी से 20% कम है तो बी अगर 100 है तो ए जो होगा वह 100 से कितना कम होगा? 20 कम होगा। तो ए जो होगा वह होगा 80, यानी ए का वेतन 80 है तो बी का वेतन जो होगा वह 100 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बी जो है वह ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ये आप हमें बता दीजिए। बी का वेतन जो है वह ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, ये आप हमें बता दीजिए। तो देखिए बी 100 है और ए 80 है तो 100 जो है वह 80 से कितना अधिक है? तो 100 जो है वह 80 से 20 अधिक है। किससे? 80 से। तो 100 पे कितना होगा ये अपने को पता करना है। बस 20 चौका 80 होता है और 1/4 कहने का मतलब होता है 25%। यानी बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? 25% अधिक है और यही इस सवाल का उत्तर है। दूसरा तरीका यह है कि सवाल में बोला है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। देखिए इस लाइन को अच्छे से समझिए। अगर ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो इसका एक मतलब तो ये भी ना हुआ कि अगर बी ए जो है वह बी के वेतन से 20% कम है तो इसका मतलब तो एक तरीके से आप ऐसे भी ना सोच सकते हो कि अगर ए बी से कम है तो एक बात तो फिक्स है कि बी जो होगा वह ए से अधिक होगा। अगर ए बी से 20% कम है इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि बी जो होगा वह ए से अधिक होगा। अब कितना अधिक होगा ये अपने को कैलकुलेट करना है। देखिए सवाल में कहा है कि ए और बी के बारे में बात हो रही है कि ए जो है ना वह बी से कम है। ए जो है वह बी से कितना कम है? ए जो है वह बी से 20% कम है, ऐसा सवाल में बोला गया है कि ए जो है वह बी से 20% कम है। तो इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि बी जो होगा वह ए से अधिक होगा, क्योंकि अगर ए बी से कम है, अगर ए बी से कम है तो इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि बी जो होगा वह ए से अधिक होगा। जैसे मैं अगर आपको बोलता हूं कि मेरे पास जो धनराशि है वह आपसे 100 रुपए अधिक है तो इसका एक और तरीका ये हुआ इस बात को कहने का कि आपके पास जो धनराशि है वह हमसे 100 रुपए कम है। अगर मेरे पास धनराशि आपसे अधिक है तो आपके पास जो धनराशि है वह हमसे कम है। यहीं पर यह चीजें हो रही है कि ए की धनराशि बी से 20% कम है। अगर ए बी से 20% कम है तो इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि बी जो होगा वह ए से अधिक होगा। अब कितना अधिक होगा ये अपने को पता करना है, लेकिन यहां पर एक बात फिक्स है अपने को कि बी जो होगा अगर ए बी से कम है, अगर ए बी से कम है तो एक बात फिक्स है कि बी की वैल्यू जो होगा वह ए से अधिक होगा। इसलिए मैंने यहां पर प्लस का साइन लगाया है और यह बात आपको भी पता होना चाहिए कि अगर ए बी से कम है तो बी ए से अधिक होगा, इसलिए हमने यहां पे प्लस का साइन लगाया है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कितना अधिक होगा बी ए से यही हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो हम सबको अच्छे से पता है कि 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वह 1/4 होती है। अब चूंकि बोला है कि 20% की कमी होती है तो बस यहाँ पर 20% की कमी मतलब कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, लेकिन कमी बोला है तो माइनस के 1/4 होगा। ठीक है।
अब अपने को पता करना है कि अगर ए बी से इतना कम है तो बी जो होगा वह ए से अधिक होगा, ये बात अपने को पता है। लेकिन बी ए से कितना अधिक होगा ये अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो न्यूमरेटर वैल्यू होगा, जैसे न्यूमरेटर में 1 है तो यहाँ पर भी आपको 1 लिखना है, यानी कि बी की वैल्यू ए से कितना अधिक होगा वो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जितना प्रतिशत की कमी होगी उसका जो फ्रैक्शन फॉर्म होगा उसमें जो न्यूमरेटर वैल्यू होगा वही न्यूमरेटर यहाँ पे भी लिखना है आपको। न्यूमरेटर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, बस यहाँ पर जो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे वह इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम लिखेंगे। देखिए न्यूमरेटर में -1 है और डिनोमिनेटर में +4 है, तो -1 और +4 का मतलब क्या होता है +3, यानी 4 में 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसके डिनोमिनेटर में इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि बी का वेतन जो है वह इतना से बढ़ रहा है, बी का वेतन जो है वह इतना अधिक है किससे, ए से। अगर ए बी से 20% कम है, अगर ए बी से इतना कम है तो बी ए से इतना अधिक होगा। अब इसी का प्रतिशत मान आपको पता करना है कि 1/3 का प्रतिशत वैल्यू क्या होगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो हम सबको अच्छे से पता है कि 1/3 का प्रतिशत मान जो होता है वह होता है कितना, 1/3 का परसेंटेज वैल्यू जो होता है वह होता है 33.33%, यही उत्तर होगा ना। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, 20% की कमी का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वह 1/5 होता है ना, हमने 1/4 लिख दिया है। तो बस इसको सुधार कर देना है कि यहाँ पर न्यूमरेटर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, न्यूमरेटर में 1 है तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में बस इन दोनों का सम लिखेंगे 5 और -1। देखिए यहाँ पर हमने 1/4 लिख दिया है जो कि गलत है, तो यहाँ पे 1/5 होता है। तो -1 और +4 इन दोनों का सम जो हो जाएगा, -1 और +5 इन दोनों का सम जो होगा वह कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या लिखना होगा, डिनोमिनेटर में इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम लिखना है अपने को। तो यहाँ से बी का वेतन आपको पता चल गया कि बी की वैल्यू जो है वह ए से कितना अधिक है, 1/4 अधिक है। और हम सबको अच्छे से पता है कि 1/4 का मतलब होता है 25%। अगर बी ए से 1/4 अधिक है तो इसको अगर 100 पर कैलकुलेट करना है तो ये कितना प्रतिशत होता है, 25% होता है, और ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। बस यहाँ पर हमने क्या किया था कि 20% की वैल्यू 1/4 लिख दिया था, तो ये संभल के आपको करना है। हो जाता है कई बार पेन जो है फिसल जाता है या फिर दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं। अब देखिए एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज़ों को कि अगर ए बी से 20% कम है, अगर ए बी से 20% कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए बी से कम है तो बी जो होगा वह ए से अधिक होगा, है कि नहीं है। अब बोला है सवाल में ए बी से 20% कम है, हमें एक बात अच्छे से पता है कि अगर ए बी से 20% कम है तो एक बात तो फिक्स है कि बी की वैल्यू ए से अधिक होगी, बी की वैल्यू जो होगी वह ए से अधिक होगी, ये बात अपने को पता है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया है। अब कितना अधिक होगा ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो 20% कमी का मतलब होता है -1/5। तो यहाँ पर जो आप फ्रैक्शन वैल्यू लिखोगे कि बी की वैल्यू ए से कितना अधिक होगा, तो न्यूमरेटर में यहाँ पर जो टर्म होगा, यहाँ पर जो नंबर होगा न्यूमरेटर में, वही टर्म यहाँ पर भी आपको लिखना है। यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 है तो यहाँ पर भी आपको 1 लिखना है। बस इसके डिनोमिनेटर में इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम आपको लिखना है। तो देखिए न्यूमरेटर में -1 है, माइनस का साइन लगा हुआ है, और डिनोमिनेटर में प्लस का साइन लगा हुआ है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 5 में अगर आप 1 को घटा देते हो तो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। या फिर इसी चीज़ को आप ऐसे लिख दीजिए -1 और +5, तो यहाँ पर भी इन दोनों का सम हो जाएगा 4, यानी कि उसका बी का वेतन जो होगा वह ए के वेतन से इतना अधिक हो जाएगा। बी का वेतन जो होगा वह ए के वेतन से इतना अधिक होगा। और 1/4 अधिक का मतलब होता है, 1/4 कहने का मतलब होता है, 1/4 अधिक का मतलब होता है 25%, यही होता है ना। तो रवि का वेतन जो होगा क्या था, बी का जो वेतन है वह ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा, 25% अधिक होगा, और यही सवाल का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 196 की ओर। देखिए जितने भी तरीके होते हैं मैं प्रयास करता हूं कि सारे तरीके आपको बताया जाए, लेकिन जो सबसे परफेक्ट मेथड होगा वही मेथड मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं और वही तरीके भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए 196 की ओर बढ़ते हैं ना। 196 देखिएगा, सवाल में दिया हुआ है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है। देखिए इस लाइन को अच्छे से समझिए कि अगर ए की आय बी की आय से 25% कम है, जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है। यहाँ पर किसके बारे में चर्चा हो रही है, बी के बारे में चर्चा हो रही है। अगर ए की आय बी की आय से 25% कम है, जिसकी आय सी से 40% अधिक है, मतलब बी की आय जो होगी वह सी की आय से 40% अधिक होगी। आगे सवाल में कहा है कि सी की आय डी की आय से 20% कम है, सी की आय डी की आय से 20% कम है, तो ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। यहाँ पे 4 आदमी हैं और चारों आदमी के नाम है ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। सवाल में कहा है कि ए की आय जो है वह बी से 20% कम है, जिसकी आय सी से 40% अधिक है, मतलब बी की आय जो होगी वह सी की आय से 40% अधिक होगी। सी की आय जो है वह डी की आय से 20% कम है, तो मैं मान लेता हूं कि डी की जो आय होगी वह 100 होगी। अगर डी की आय 100 है तो सी की आय जो होगी वह इससे 20% कम होगा, तो सी की आय जो होगा वह इससे कितना कम होगा, 20 कम होगा, तो सी की आय जो होगा वह 80 होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको होना चाहिए। अगर डी की आय 100 है, अगर डी की आय 100 है तो सी की आय इससे 20% कम है, तो सी की आय जो होगा वह कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब सवाल में कहा है कि बी की आय जो है ना वह सी से
40% अधिक है। बी की आय जो है वह सी के आय से 40% अधिक है, ये हमें पता है, सवाल में दे रखा है। तो सबसे पहले तो ये पता कीजिए कि 40% का मतलब क्या है। अगर बी की वैल्यू सी से 40% अधिक है तो 40% अधिक का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले 40% का मान होता है 2/5। अब चूंकि अधिक बोला है तो नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ जोड़कर लिखेंगे, नीचे जो का तो 40% अधिक मतलब होता है 7/5, यानी कि बी की जो आय है वह सी के आय का 7/5 होगा। बी की जो आय होगी वह सी के आय का 7/5 होगा। बी की जो आय होगी यहाँ पर देखिएगा, इस बी की जो आय होगी वह सी के आय का कितना होगा, 7/5 होगा। अब चूंकि सी की आय अपने को पता है 80 है, तो बस यहाँ पे 80 रख दीजिए। तो इसको 5 से काटिएगा, 16 × 5 80 होता है और 16 × 7 112 होता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि बी की आय 80 होगा, सॉरी बी की आय जो होगा वह 112 होगा। अब बी की आय 112 है और सवाल में बोला है कि ए की आय जो है वह बी से 120% कम है। ए की आय जो है वह बी की आय से 25% कम है, सॉरी ए की आय जो है वह बी से 25% कम है। तो 25% कम है मतलब कि ए की आय जो है वह बी के आय का 75% होगा। ए का आय जो होगा अगर बी से 25% कम है, इसका मतलब ये हुआ कि ए की जो आय होगी वह बी के आय का 75% के बराबर होगा। अब अपने को पता है कि बी की आय जो है वह 112 है, तो ए का आय जो होगा वह 112 के 75% के बराबर होगा और 75% का मान 3/4 होता है। 4 से इसको कैंसिल कीजिए, कितने बार में कटेगा, 4 दूना 8 होता है और 3 2 यानी 4 8 32 और 28 दिया कितना होता है, 84 होता है, 84 होता है। तो मतलब ये हुआ कि ए की आय जो होगी वह 84 होगी। अब सबके इनकम को आपने निकाल दिया है, ABCD सबका आय आपके समक्ष है, तो बस आपको कैलकुलेट करना है क्या, ये आप हमें बताइए। कहा है सवाल में कि ए की जो आय है वह सी के आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ये आप हमें बता दीजिए। ए की आय जो है वह सी के आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ये आप हमें बता दीजिए। ए की आय जो है वह सी के आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ये आप हमें बता दीजिए। तो देखिए ए जो है वह सी से कितना अधिक है, तो 4 अधिक है। किससे, तो सी से, यानी कि 80 से। तो 100 पे कितना होगा, ये वैल्यू आपको पता करना है। 20 चौका 80 होता है और 20 × 5 100 होता है, 4 से 4 खत्म। तो ए की आय बी के आय से कितना % अधिक है, 5% अधिक है। और यही इस सवाल का उत्तर है। कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 197 की ओर। क्वेश्चन नंबर 197 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है, यानी ए जो है वह बी के 8 गुने के बराबर है, ठीक है। तो संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है, ये आपको पता करना है। अगर संख्या ए संख्या बी के 8 गुनी के बराबर है तो आप बताइए, मान लीजिए कि मैं मान लेता हूं कि संख्या बी जो होगा वह 1 होगा, तो संख्या ए जो होगा वह इसका 8 गुना यानी कि 8 होगा, यही होगा। अगर बी 1 है तो ए 8 होगा। अब आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि बी जो है वह ए से कितना प्रतिशत कम है, ये आप हमें बता दीजिए। तो ए 8 है और बी कितना है, 1 है। तो बताइए 1 जो है वह 8 से कितना कम है, तो 7 कम है। किससे, तो 8 पे। तो यही वैल्यू 100 पे कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बस देखिए 8 से 100 को 8 से भाग करोगे तो ये 12.5 आता है, ठीक है। और 12 से जब 12.5 से 7 को गुना करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 82 84 और 3.5 यानी कि 87.5%। यानी ये हम लोग कह सकते हैं कि जो बी है वह ए के आय से कितना % कम है, 87.5% कम है। और यही इस सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमसे ये नहीं पूछा है, देखिए हमारा उत्तर ये होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर होगा। आप ऐसा मत सोचिएगा कि बी की वैल्यू ए का कितना % होगा, ये हमसे नहीं पूछा जा रहा है कि बी का मान जो है वह ए से यानी 8 से कितना % के बराबर है, ये वैल्यू हमसे नहीं पूछा जा रहा है। अगर ये वैल्यू हमसे पूछता तब तो आपका उत्तर 12.5% होता और उत्तर आप ऑप्शन नंबर डी लगा देते। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि बी की वैल्यू ए से कितना प्रतिशत कम है, ये आप बताइए। तो बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 8 है, तो बी जो है वह 1 से, यानी 1 जो है वह 8 से कितना कम है, 7 कम है। किससे, तो 8 से। तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो बी की वैल्यू जो है वह ए से 87.5% कम है। और यही इस सवाल का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 198 की ओर। क्वेश्चन नंबर 198 को देखिएगा। कहा ए का 15% बी के 25% के बराबर है। ए का 15% अनुपात बी का 25%, समानुपाती 8:11। मतलब ए के 15% को जब बी के 25% से भाग किया जाता है, बी के 25% से भाग किया जाता है, तो इन दोनों संख्याओं का जो अनुपात बनता है वह होता है 8:11। हम कह सकते हैं 8/11। बस ए अनुपात बी निकालना है आपको। तो परसेंट से परसेंट को हटा दीजिए। 3 × 5 = 15 सॉरी 5 × 15 होता है, 5 से काटना है नीचे ऊपर। तो 5 × 15 होता है, 5 × 25 होता है। 11 से ये मल्टीप्लाई होगा, 5 से ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 5 × 8 = 40। ये हो जाएगा 11 × 3 = 33। तो आपका उत्तर हो जाएगा 40:33। कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी। ए और बी का अनुपात जो होगा वह 40:33 होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 199 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 199। कहा है कि 450 का 18% जो है वह के 30% के बराबर है। 450 का 18% जो है
वह के 30% के क्या है इक्वल है, ऐसा सवाल में दिया हुआ है। तो के का मान क्या होगा, बस परसेंटेज को परसेंटेज से खत्म कर दीजिए, इस जीरो से ये जीरो खत्म होगा, 3 से ये 6 बार में खत्म हो जाएगा। तो 45 छक्के कितना होगा ये बताइए, 45 दूना होता है 90 और 9 तिया होता है कितना 27, यानी के की वैल्यू जो होगा वह 270 हो जाएगा। और ये तुम्हारा उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 200 की ओर। क्वेश्चन नंबर 200 को देखिएगा, सवाल में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 200 को देखिएगा, कहा है एक संख्या यानी पहली संख्या का 12.5% एक अन्य संख्या दूसरी संख्या के 37.5% के बराबर है। यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या को घटा दी जाए तो परिणाम 1428 प्राप्त होता है। तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। दो तरह की संख्या है, एक है संख्या 1 और दूसरा है संख्या 2, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या। कहा पहली संख्या का जो 12.5% है, पहली संख्या का जो 12.5% है वह दूसरी संख्या के 37.5% के बराबर है, 37.5% के बराबर है। पहली संख्या का 12.5% दूसरी संख्या के 37.5% के बराबर है। तो देखिए इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो इस परसेंट से इस परसेंट को आपको हटाना है। यहाँ पे देखिए डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे भी 2 डिजिट है और यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड में 2 डिजिट है, तो आप डेसिमल को डेसिमल से हटा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ 125 है और यहाँ पे 375 है, तो ये 125 375 को 3 बार में काट देगा। तो यहाँ से आपको पता चला है पहली संख्या और इस दूसरी संख्या के बीच का अनुपात जो होगा वह 3:1 हो जाएगा। पहली संख्या के सामने 3 है, दूसरी के सामने संख्या के सामने कुछ नहीं तो 1 है, तो पहली संख्या 3 है तो दूसरी संख्या 1 होगा। अब कहा है कि जब पहली संख्या को दूसरी संख्या से घटाया जाता है तो अंतर के रूप में 1428 प्राप्त होता है। तो पहली संख्या को यहाँ पर दूसरी संख्या को घटाओगे तो कितने का अंतर होगा, तो आप कहोगे अनुपात में 2 का अंतर होगा, यानी 3 में से 1 घटाओगे तो अनुपात में 2 की कमी हो जाएगी। लेकिन वास्तव में परिणाम जो है पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाया जाता है तो कितना आता है, सवाल में दिया हुआ है 1428 होता है। तो बस अनुपात 2 की वैल्यू 1 है, तो अनुपात 1 का मान सबसे पहले पता कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 714, 1 की वैल्यू 714 है, 1 की वैल्यू 714 है, 1 की वैल्यू 714 है, तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 2142 हो जाएगा, और 1 की वैल्यू जो है वह 714 है। तो हमसे क्या पूछा है ये बताइए, हमसे पूछा है क्या ये बताइए, इन दोनों का जोड़ पूछा है, पहली संख्या जोड़ दूसरी संख्या क्या होगा। तो दोनों को जब जोड़ोगे तो देखिए यहाँ पे 2100 है, यहाँ पे 700 है, 2100 प्लस 700 यानी 2800, 4200 प्लस 14 यानी कि कितना हो जाएगा, पहली संख्या जोड़ दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, पहली संख्या जोड़ दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 2856, और ये तुम्हारा उत्तर होना चाहिए, यही तुम्हारा उत्तर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 201 की ओर। क्वेश्चन नंबर 201 की ओर बढ़ते हैं। देखिए कहा यदि किसी संख्या का 24% 39 है तो वह संख्या क्या होगा, यानी 100% की वैल्यू आपको पता करना है। अगर 24% की वैल्यू 39 है तो 100% की वैल्यू कितना होगा ये आपको पता करना है, आप खुद से कर लीजिए। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी 162.5। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको कहा कि जो एक्सपेंडिचर होता है वह प्राइस और कंजम्पशन का जो प्रोडक्ट होता है वही हमारा एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि खर्च जो होता है वह कीमत और खपत का गुणनफल होता है। ये बातें मैंने आपको पहले बता रखी है। सवाल में बोला है कि प्राइस को 52% से इंक्रीज किया जाता है, यानी कि प्राइस में कीमत में 52% की वृद्धि होती है, यानी कि जब कीमत को 52% से बढ़ाया जाता है तो खपत को कितना प्रतिशत से घटाना चाहिए ताकि खर्चा केवल 14% बढ़े। तो सबसे पहले तो इस 52% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता करना है। तो 52% का प्रतिशत मान जो होगा वह कितना हो जाएगा, 4 से अगर आप काटोगे तो हो जाएगा कितना 13/25 हो जाएगा, यानी 52% की प्रतिशत वैल्यू जो होगी 4 13 चौका 52 होगा, 25 चौका 100 यानी कि 13/25 हो जाएगा। अब बोला है अधिक, यानी कि 52 कीमत में 52% की वृद्धि हो रही है, यानी पेट्रोल की कीमत को 52% से बढ़ाया जाता है तो 52% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वह सिंपली 13/25 होता है। लेकिन अधिक बोला है कीमत को 52% से बढ़ाया जाता है तो पेट्रोल की जो कीमत हो जाएगी वह कितना हो जाएगा ये बताइए, 25 + 13 यानी कि 38/25 हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि पहले पेट्रोल की कीमत 25 रुपया लीटर था, पहले पेट्रोल की कीमत जो है वह 25 रुपया लीटर था। जब पेट्रोल की कीमत में 52% की वृद्धि हो जाती है, जब पेट्रोल की कीमत में 52% की वृद्धि हो जाती है तो अब पेट्रोल की नई कीमत जो है वह 38 रुपया पर लीटर हो जाता है। तो अब आप हमें बताइए कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि खर्चा केवल 14% बढ़े। पहले पेट्रोल की कीमत 25 रुपया पर लीटर था, जब पेट्रोल की कीमत में 52% की वृद्धि हो जाती है तो अब पेट्रोल की नई कीमत 38 रुपये पर लीटर हो जाती है। यानी कि पहले पेट्रोल की कीमत जो था वह 25 रुपया लीटर था, पहले जो पेट्रोल की कीमत था वह 25 रुपया लीटर था। जब पेट्रोल की कीमत में 52% की वृद्धि हो जाती है तो अब पेट्रोल की नई कीमत जो है वह 38 रुपया पर लीटर हो जाता है। तो खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाना चाहिए, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि खर्चा केवल 14% बढ़े। अब मैं मान लेता हूं कि पहले वो व्यक्ति जो है वह पेट्रोल के खर्च में कुल 100 रुपये खर्च करता था, पहले वह व्यक्ति जो है वह पेट्रोल पर 100 रुपया खर्च करता
करता था। अब पेट्रोल की कीमत में जब 52% की वृद्धि हो जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि खर्चा केवल 14% हो। यानी जब पहले हुआ पेट्रोल की कीमत पर, पहले हुआ पेट्रोल की खर्च पर कुल मिलाकर 100 रुपया खर्च करता था, अब वह पेट्रोल पर कुल कितना रुपया खर्च कर रहा है, तो पहले से 14% अधिक कर रहा है। तो पहले 100 रुपया खर्च करता था, अब जब पेट्रोल की कीमत में 52% की वृद्धि हो गई है तो अब पेट्रोल के खर्च पर वह कुल मिलाकर 14% की वृद्धि कर देता है। तो अब पेट्रोल पर वह कुल मिलाकर कितना रुपया खर्च कर रहा है, पहले से 14 अधिक कर रहा है। पहले 100 रुपया खर्च करता था, अब पहले से 14% अधिक करेगा, अब पहले से 14% अधिक करेगा। तो 100 का 14% 14 होता है, तो अब खर्चा जो करेगा वह पहले से 14 रुपया ज्यादा। तो अब पेट्रोल पर वह कुल मिलाकर कितना रुपया खर्च करेगा, 114 रुपया खर्च करेगा। पहले 100 रुपया खर्च करता था पेट्रोल पर, अब वह 114 रुपया खर्च करेगा। पहले पेट्रोल की कीमत 25 रुपया लीटर थी, पहले पेट्रोल की कीमत 25 रुपया लीटर थी, तो पेट्रोल पर वह 100 रुपया खर्च करता था। तो बताइए पेट्रोल की जो खपत थी वह कितनी थी, तो आप कहोगे 100 रुपये में 25 रुपये लीटर के हिसाब से अगर आप पेट्रोल खरीदना चाहते हो तो आपको 4 लीटर पेट्रोल मिलेगा। यानी जब पेट्रोल की कीमत 25 रुपया लीटर था तो 25 रुपया लीटर के हिसाब से 100 रुपये में वह 4 लीटर पेट्रोल खरीदता था। अब पेट्रोल की कीमत में 52% की वृद्धि हो गई है, तो पेट्रोल की नई कीमत जो है वह 38 रुपये पर लीटर हो गया है, जबकि खर्चा में केवल 14% की वृद्धि हो रही है। तो अब खर्च जो हो रहा है पेट्रोल पर वह उसका कितना हो रहा है, 114 रुपया हो रहा है। तो अब 38 रुपये लीटर के हिसाब से अब पेट्रोल की कीमत 38 रुपये लीटर हो गया, क्योंकि पेट्रोल की कीमत में 52% की वृद्धि हो गई है। तो अब 38 रुपये लीटर के हिसाब से वह 114 रुपया में कितना लीटर पेट्रोल खरीदेगा, ये हमें पता करना है। तो x लीटर पेट्रोल खरीदेगा, ऐसे मैं मान लेता हूं कि 38 रुपये लीटर के हिसाब से वह 114 रुपया में कुल मिलाकर x लीटर पेट्रोल खरीदेगा। अब इस x की वैल्यू सबसे पहले हमें पता करना है, x की वैल्यू हमें सबसे पहले पता करना है। तो x की वैल्यू हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल बराबर 114, तो ये हो जाएगा 114/38, यही हो जाएगा। तो 19 से अगर आप काटते हो तो ये हो जाएगा 19 दूनी 38, हाँ 19 छक 114 होता है, 2 से जब इसको काटोगे तो 3 होगा, यानी x की वैल्यू जो होगा वह 3 होगा। देखिए एक बात तो हमें यहाँ से पता है कि सवाल को जब आप पढ़ोगे तो एक बात तो कॉमन है, आप अच्छे से समझ सकते हो कि x की वैल्यू जो है वह 4 से कम होगा, क्योंकि सवाल में ऑलरेडी दे रखा है कि जब कीमत को 52% से बढ़ा दिया जाता है तो खपत में कितने की कमी की जानी चाहिए ताकि खर्चा केवल 14% बढ़े। तो पहले वह 4 लीटर पेट्रोल खर्च करता था, अब खर्च जो करेगा तो वह 4 लीटर से कम ही करेगा, तभी सवाल में पूछा है खपत में कितने की कमी करनी होगी। तो अब जो x की वैल्यू आपने निकाला है वह 3 लीटर निकाला है, यानी पहले वह पेट्रोल 4 लीटर पेट्रोल खरीदता था, अब वह पेट्रोल केवल 3 लीटर खरीद रहा है। तो बताइए खपत में कितने की कमी हो रही है, तो पहले 4 लीटर खरीदता था, अब 3 लीटर खरीद रहा है, तो कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई, किस पे, 4 पे। तो 100 पे कितना होगा, हम सबको अच्छे से मालूम है कि 1/4 का मतलब ही होता है 25%, यानी कि खपत में कितने की कमी करनी होगी, 25% की कमी करनी होगी, और यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। पहले वह 4 लीटर पेट्रोल खरीदता था, अब वह 3 लीटर पेट्रोल खरीद रहा है, तो पहले से वह कितना लीटर कम पेट्रोल खरीद रहा है, 1 लीटर कम खरीद रहा है, इतना लीटर कम खरीद रहा है, किससे, 4 से। तो 100 पर कितना होगा, तो हम सबको अच्छे से मालूम है कि ये जो 1/4 होता है वह 25% को रिप्रेजेंट करता है, यानी पेट्रोल की खपत में कुल मिलाकर इतना प्रतिशत की कमी करना होगा। बहुत आसान सवाल है, अच्छे से समझ, मैंने प्रयास किया कि सवाल को अच्छे तरीके से आपको समझाया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 203 की ओर। क्वेश्चन नंबर 203 को देखिएगा, सवाल में दिया हुआ है कि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है, तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितना प्रतिशत अधिक है, ये आपको पता करना है। अभी मैं जो तरीका मैंने आपको बताया था, कौन सा सवाल था, क्वेश्चन नंबर शायद 194 था या 195 था, वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है। ए की ऊंचाई जो है वह बी की ऊंचाई से कितना अधिक है, 25% कम है। ए की ऊंचाई जो है वह बी से 25% कम है। तो मैं मान लेता हूं कि बी की ऊंचाई अगर 100 मीटर है, अगर बी की ऊंचाई 100 मीटर है तो ए की ऊंचाई इससे 25% कम है, यानी ए की ऊंचाई जो होगा वह कितना हो जाएगा, 75 मीटर हो जाएगा। अब यही आपसे पूछा जा रहा है कि बी की जो ऊंचाई है, बी की जो ऊंचाई है वह ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ये आप हमें बता दीजिए। तो देखिए बी जो है वह ए से कितना अधिक है, 25 अधिक है। बी जो है वह ए से कितना अधिक है, 25 अधिक है, किससे, 75 से। तो 100 पे कितना होगा, यही हमें पता करना है। तो 25 या 75 और 1/3 का मतलब होता है 33.33%, यानी बी की ऊंचाई जो है वह ए से कितना प्रतिशत अधिक है, 33.33% अधिक है, और ये इस सवाल का उत्तर है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑलरेडी डेसिमल वैल्यू नहीं दे रखा है, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू दे रखा है। तो बी की जो ऊंचाई है वह ए से कितना प्रतिशत अधिक है, 33.33% अधिक है, और यही हमारा उत्तर होगा। अब एक तरीके से और सवाल को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि सवाल में कहा है कि ए की ऊंचाई जो है वह बी से कम है। अगर ए की ऊंचाई बी से 25% कम है, ए की ऊंचाई जो है वह बी से 25% कम है, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि ए की ऊंचाई जो है वह बी से कम है। अगर ए की ऊंचाई बी से कम है तो एक बात तो फिक्स है कि बी की ऊंचाई जो होगा वह ए से अधिक होगा, यानी बी जो होगा वह ए से ज़्यादा होगा, इतना बात अपने को पता है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया है। अब कितना प्रतिशत अधिक होगा बी की ऊंचाई ए से, ये हमें पता करना है। देखिए 25% कमी मतलब होता है 1/4 की कमी, 1/4 की कमी। अब हमें यह निकालना है कि अगर ए की ऊंचाई बी से इतना कम है, अगर ए बी से इतना कम है तो एक बात तो फिक्स है कि बी जो होगा वह ए से अधिक होगा, यानी बी जो होगा वह ए से अधिक होगा, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया है। अब कितना अधिक होगा वो अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं।
तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर होता है, जितना परसेंटेज होगा, परसेंटेज को जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो न्यूमरेटर होता है उसी न्यूमरेटर को यहाँ पर भी हम लोग लिखते हैं। न्यूमरेटर में 1 है तो यहाँ पर भी हमने 1 लिख दिया है। अब डिनोमिनेटर में बस क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम अपने को लिखना पड़ता है। यहाँ पे +4 है और न्यूमरेटर में -1 है, तो इन दोनों का सम जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। या फिर इसी को आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, -1 जोड़ +4, तब भी इन दोनों का सम जो होगा वह 3 ही होगा। यानी कि इसके खपत में बी की ऊंचाई जो होगा वह ए से कितना अधिक हो जाएगा, 1/3 अधिक हो जाएगा। अब 1/3 अधिक कहने का मतलब कितना होता है, 33.33%, और यही तुम्हारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी बी की ऊंचाई जो होगी वह ए से 1/3 अधिक होगी, और 1/3 अधिक कहने का मतलब होता है 33.33%, और यही तुम्हारा उत्तर होगा। अगर ए की ऊंचाई बी से 25% कम है तो एक बात तो फिक्स है कि बी की ऊंचाई ए से अधिक होगा। अब बी की ऊंचाई ए से कितना प्रतिशत अधिक है ये हमें पता करना है, तो 25% कम कहने का मतलब होता है 1/4। अब हमें यह बात तो पता है कि बी की ऊंचाई ए से अधिक है, और इसलिए हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया है। अब कितना अधिक है ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोई भी परसेंटेज वैल्यू होगा ना, तो उसको जब आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखोगे तो जो न्यूमरेटर वैल्यू होगा उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ देखिए न्यूमरेटर माइनस में है तो माइनस में मत लिख दीजिएगा, बस इंटीजर वैल्यू से आपको काम करना है। तो इंटीजर में 1 है तो यहाँ पर भी इंटीजर में 1 लिखना है आपको। बस यहाँ पर जो डिनोमिनेटर वैल्यू होगा वह इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम होगा, यानी कि इसके अंश और हर का योगफल इसके हर के बराबर होगा। यानी यहाँ पर जो हर की वैल्यू होगी वह इसके अंश और हर का योगफल होगा। तो 4 में -1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि बी की ऊंचाई ए से इतना अधिक है, बी की ऊंचाई ए से इतना अधिक है, 1/3 है, अधिक है, तो 1/3 कहने का मतलब होता है 33.33 किया है। कहा है कि चीनी की कीमत में 25% की कमी होती है तो एक परिवार को इसके उपभोग में यानी कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बजट पूर्वतः रहे। मतलब कि चीनी की कीमत में अगर 25% की कमी हो जाती है तो उसके खपत में, चीनी के खपत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि खर्चा पहले जितना रहे। यानी पहले जितना खर्चा होता था वह उतना ही अब भी खर्च करेगा, तो चीनी की खपत में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी करना होगा तभी खर्चा पहले जितना रह पाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो एक्सपेंडिचर होता है वह प्राइस और कंजप्शन का प्रोडक्ट होता है। जो एक्सपेंडिचर होता है, अभी मैंने आपको कहा था ना कि प्राइस और कंजप्शन का जो प्रोडक्ट होता है वह एक्सपेंडिचर होता है, यानी खर्च जो होता है वह कीमत और खपत का गुणनफल होता है। तो सवाल में बोला गया है कि कीमत में, चीनी की कीमत में यानी कि प्राइस में 25% की कमी हुई है, तो चीनी की कीमत जो है वह कितना से कम हो गया है, 1/4 से कम हो गया है। यानी कि चीनी की कीमत जो है वह इतना से कम हो गया है। चीनी की कीमत जो है वह कितना से कम हुआ है, तो 1/4 से कम हो गया है। चीनी की जो कीमत है वह कितना से कम हुआ है, 1/4 से कम हो गया है। तो हमें पता है कि खर्च हमें कांस्टेंट रखना है। अगर आपको खर्च को कांस्टेंट रखना है, यानी आप चाहते हो कि खर्चा पहले जितना ही रहे, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर खपत में आपको कुछ ना कुछ वृद्धि करना होगा, तभी खर्चा पहले जितना रह पाएगा। अब खर्च में कितने की वृद्धि यहाँ पे करनी होगी ये हमें पता करना है। तो अभी मैंने आपको बताया है, अगर आपको याद हो, कि जो परसेंटेज वैल्यू होता है जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, तो जैसे हमने लिखा है 25% की कमी मतलब कि माइनस का 1/4। अब यहाँ पर हमें खपत में कुछ ना कुछ वृद्धि करनी होगी, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया है। देखिए ये बात आपको खुद से समझना होगा कि अगर किसी वस्तु की कीमत को आप घटा देते हो और आप चाहते हो कि खर्चा मेरा पहले जितना ही रहे, तो खपत में कुछ ना कुछ वृद्धि करना होगा, तभी खर्चा पहले जितना रह पाएगा। ये आपको खुद से सोचना होगा। यहाँ पर मैंने प्लस का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि हमें पता है कि मुझे खर्चा पहले जितना करना है। अगर मैं पहले चीनी की कीमत पे 100 रुपए खर्च करता था तो अभी मैं चीनी की कीमत पे चीनी पर मैं 100 रुपए ही खर्च करूंगा, जबकि चीनी की कीमत जो है वो पहले से कम हो गया है। चीनी की कीमत अगर इतना से कम हो गया है और खर्चा मैं चाहता हूं मेरा पहले जितना रहे, तो खपत में कुछ ना कुछ हमें वृद्धि करना होगा, इसलिए मैंने ये प्लस का साइन लगाया है। तो ये चीजें आपको खुद से समझना पड़ेगा, है कि नहीं है। अब खपत में कितना की वृद्धि करना होगा ये हमें पता करना है। तो बस यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो न्यूमरेटर वैल्यू होता है उसी न्यूमरेटर वैल्यू को हम लोग यहाँ पे भी लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 हमें लिख दिया है मैंने। माइनस है तो माइनस का साइन मत लगाइएगा, हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू से मतलब होता है। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होगा वह इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम होगा, यानी अंश और हर का जो योगफल होगा वह इसके हर के बराबर में लिखा जाएगा। तो 4 में -1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर आप 4 में -1 को आप ऐड करना चाहते हो, आप चाहते हो 4 में -1 को ऐड करना, तो इन दोनों का जोड़ जो होगा वह कितना होगा, 3 हो जाएगा। या फिर -1 आप +4 लिख दीजिए, तभी इसका मतलब हो जाएगा 3 ही। इसका मतलब ये हुआ कि जब कीमत को इतना से आप कम करते हो तो खपत को इतना से बढ़ाना होगा, तभी खर्चा जो होगा वह पहले जितना रह पाएगा। अगर आप एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना चाहते हो और प्राइस को आपने इतना से कम कर दिया है, तो कंजप्शन को यानी कि खपत को इतना से बढ़ाना होगा, तभी खर्चा पहले जितना रह पाएगा। अब खपत जो है वह इतना से बढ़ रहा है, तो बस इसी की परसेंटेज वैल्यू आपको पता करना है। तो 1/3 का मतलब क्या होता है ये बताइए। 1/3 का मतलब होता है परसेंटेज में कितना, 33.33%। यानी कि जब
चीनी की कीमत में 25% की कमी होगी। अगर चीनी की कीमत में 25% की कमी होगी तो खपत को इतना प्रतिशत से बढ़ाना होगा, तभी खर्चा जो होगा वह कांस्टेंट रह पाएगा, तभी एक्सपेंडिचर जो होगा वह उसका कांस्टेंट रह पाएगा। यानी खर्चा तभी पहले जितना रह पाएगा जब उसके खपत में कुल मिलाकर इतने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर चीनी की कीमत में इतना प्रतिशत की कमी हुई है और आप चाहते हो कि खर्च मेरा पहले जितना रहे, तो खपत में आपको वृद्धि करनी होगी कितने की? 33.33% की वृद्धि करनी होगी खपत में, तभी खर्चा उसका पहले जितना रह पाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 205 की ओर। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सवाल है। कहा है कि चाय की मूल्य में 20% की कमी की गई है, इसे पुनः वास्तविक मूल्य पे लाना है, तो इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? आप जैसे मर्जी वैसे ही सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए कि पहले चाय की कीमत जो है वह 100 रुपये केजी था। अब चाय की कीमत में 20% की कमी हो गई है, तो अब चाय की कीमत जो होगा वह 80 रुपये केजी हो गया है। यानी चाय की जो वर्तमान मूल्य है वह 80 रुपये केजी है और जो प्रारंभिक मूल्य था वह 100 रुपये केजी था। अब आप चाहते हो चाय की कीमत मेरा प्रारंभिक कीमत के बराबर हो जाए, तो चाय की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ये आपको पता करना है। तो देखिए 80 को आप 100 बनाना चाहते हो तो कितने की वृद्धि करना होगा? 20 की वृद्धि किस पे? 80 पे। तो 100 पे कितने की होगी ये आपको पता करना है। तो 20 चौका 80, 4 से इसको आप काट दीजिए 25%, यही तुम्हारा उत्तर होगा। यानी कि चीनी के कीमत में कितने की वृद्धि करना होगा? 25% की वृद्धि करना होगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका फिर से मैंने आपको बताया जो कि अगर कीमत में जो तरीका मैंने बताया था, प्राइस कंजम्पशन का जो प्रोडक्ट होता है वो एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर कीमत को आपने 20% से कम किया है, चीनी के मूल्य को आपने अगर 20% से कम किया है, तो देखिए 20% का मान होता है माइनस का 1/5। 20% कमी का मतलब होता है माइनस के 1/5। अगर कीमत को आपने इतना से घटाया है, चीनी की कीमत को अगर आपने इतना से घटाया है और आप चाहते हो कि खर्चा मेरा पहले जितना रहे, खर्च को आप कांस्टेंट रखना चाहते हो, तो सिंपल सी बात है कि खपत में आपको वृद्धि करनी होगी। और खपत में कितने की वृद्धि करनी होगी ये आपको पता करना है। बस यहाँ पर जो न्यूमरेटर होता है वही न्यूमरेटर यहाँ पर भी हम लोग लिखते हैं, और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर होगा वह इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम होगा। यानी इसके अंश और हर का जो योगफल होगा वह इसके हर के बराबर में लिखा जाएगा। तो 5 में -1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 4। यानी कि खपत में इतने की वृद्धि करना होगा ना। खपत में जब आप इतने की वृद्धि कर दोगे तो खर्चा पहले जितना रह पाएगा जब कीमत जो होगा वह इतना से कम हो जाए। यानी कि अगर चीनी की कीमत को आपने 20% से घटाया है तो खपत में 25% की बढ़ोतरी करनी होगी आपको, तभी खर्चा जो है वह पहले जितना रह पाएगा, यानी तभी खर्चा जो होगा वह कांस्टेंट रह पाएगा। तो यही आपसे पूछा था खपत में कितने % की वृद्धि करनी होगी, तो 25% की वृद्धि करनी होगी, और यही हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 206 की ओर। क्वेश्चन नंबर 206। क्वेश्चन नंबर 206 सवाल में दिया हुआ है a - b का 40% a + b के 20% के बराबर है। यानी कि a - b का जो 40% है वह a + b के कितने % के इक्वल है? 20% के इक्वल है। 20% के इक्वल है, यानी ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है। a - b का 40% जो है वह a + b के 20% के इक्वल है। परसेंटेज से परसेंटेज को हटा दीजिए और 20 दूना 40 आप इसको लिख सकते हो। हम लोग कह सकते हैं कि अगर a + b की वैल्यू 2 है तो a - b की वैल्यू 1 होगा। वैसे भी आप इसको जब अरेंज करोगे तो यही चीज़ मिलेगी। यानी a + b के सामने 2 है तो इधर a - b के सामने कुछ नहीं तो 1 होगा ही होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि a + b का मान जो है वह 2 है और a - b की वैल्यू जो है वह 1 है। बस हमसे पूछा जा रहा है क्या? हमसे पूछा जा रहा है b a के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो a b की वैल्यू आप निकाल दीजिए। ठीक है, दोनों को जब जोड़ोगे तो ये खत्म होगा, तो यहाँ से 2a की वैल्यू आपको मिलेगा 3, तो यहाँ से a की वैल्यू आप पता कर सकते हो 3/2 हो जाएगा। राइट, अब a की वैल्यू इतनी है, a की वैल्यू इतनी है। अब a की वैल्यू आपको यहाँ पे रख दीजिए। दोनों इक्वेशन को आपने ऐड किया है तो आपको ये डाटा मिला है कि 2a की वैल्यू अगर 3 है तो a की वैल्यू 3/2 हो जाएगा। अब इस a की वैल्यू यहाँ पे 3/2 रख दीजिए तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना? 2 - 3/2 हो जाएगा। 4 में से 3 आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 1/2, यानी b की वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना? हाफ। अगर b की वैल्यू हाफ है और a की वैल्यू 1.5 है तो यही आपसे पूछा था कि b के कितने प्रतिशत के b जो है वह a के कितने प्रतिशत के बराबर है। b जो है वह a के कितने % के बराबर है, ये वैल्यू अपने को पता करना है। तो देखिए b जो है वह कितना है? 0.5 है और a जो है वह कितना है? 1.5 है। तो इसी का प्रतिशत मान आपको पता करना है। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक, अब यहाँ पर आप इस डेसिमल को हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ये 5 से कट जाएगा 3 बार में, 100/3 परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। 100/3 कहने का मतलब होता है 33.33%। यही हो जाएगा ना कि b जो होगा वह a के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? 100/3% के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 33.33% के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 207 की ओर। क्वेश्चन नंबर 207 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 207 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है यदि a b के 120% के बराबर है, यदि a जो है
वह बी के 120% के इक्वल है। अगर ए बी के 120% के बराबर है तो ए प्लस बी कितने प्रतिशत, तो बी जो है वह ए प्लस बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। चलिए परसेंटेज को हटा के आप यहाँ पे 100 लगा दीजिए और ये 5 हो जाएगा और ये 6 होगा, तो ए की वैल्यू 6 होगा और बी का मान जो होगा वह 5 होगा। अब अगर ए बराबर 6 है, अब अगर ए बराबर 6 है और बी बराबर अगर 5 है तो एक बात तो फिक्स है ना, हमसे पूछा जा रहा है कि बी जो होगा वह ए प्लस बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, ये वैल्यू हमें पता करना है। ठीक है, चलिए वी की वैल्यू आप 5 रख दीजिए ऊपर में, ए प्लस बी जो होगा वह नीचे होगा, तो 6 5 कितना होगा 11, और इसी का 100% आपको पता करना है। 1/11 जो होता है वह 9.1/9% को रिप्रेजेंट करता है, 1/11% को रिप्रेजेंट करता है, तो 5/11 कितना हो जाएगा, 45% से ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर है, कुछ था ही नहीं, एक ही ऑप्शन है जो कि 45% से ज़्यादा हो रहा है और ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 208 की ओर। क्वेश्चन नंबर 208 को देखिएगा। सवाल में कहा है कि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर घर में चाय के खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि खर्चा पहले जितना रह सके। फिर से वही सवाल, अगर आप चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि करते हो और आप चाहते हो खर्चा मेरा पहले जितना रहे तो खपत में कुछ ना कुछ कमी करना होगा, यानी कि प्राइस और कंजप्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है। अगर चीनी के मूल्य में आपने 20% की वृद्धि किया है, अगर चीनी की कीमत में आपने 20% की वृद्धि किया है, चीनी की कीमत में अगर आपने 20% की वृद्धि किया है तो 20% की फ्रैक्शन जो वैल्यू होता है वह होता है कितना, 1/5 होता है। यानी कि चीनी की कीमत जो है वह अगर इतना से बढ़ रही है, अगर चीनी की कीमत जो है वह अगर इतना से बढ़ रहा है तो एक बात तो हमें पता है कि अगर चीनी की कीमत जो है वह इतना से बढ़ रहा है और आप चाहते हो कि खर्चा मेरा पहले जितना रहे, यानी कि खर्चा को आप कांस्टेंट रखना चाहते हो, यानी आप चाहते हो कि खर्च मेरा पहले जितना रहे, तो एक बात तो फिक्स है ना कि खपत में कुछ ना कुछ कमी करनी होगी। और खपत में कितने की कमी करनी होगी ये हमें पता करना है। देखिए माइनस का साइन हमने इसलिए लगाया है क्योंकि मुझे इस सवाल को पढ़ के ये पता चला है कि अगर कीमत में इतने की वृद्धि हो रही है, अगर चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो रही है और खर्चा आप पहले जितना रखना चाहते हो तो खपत में कुछ ना कुछ कमी करनी होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया है। अब कितने की कमी करनी होगी ये हमें पता करना है, तो इसके लिए मैंने आपको कहा था यहाँ पर जो अंश में होता है उस अंश के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर होगा वह इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम होगा, तो यहाँ पर ऊपर में भी प्लस में है नीचे भी प्लस में है, तो 5 जोड़ 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि जब कीमत को आप इतना से बढ़ाओगे ना और खर्च को आप पहले जितना रखना चाहते हो तो खपत में इतने की कमी करनी होगी, खपत में 1/6 की कमी करनी होगी। तो 1/6 की कमी तो 100 पे कितना होगा, हम सबको अच्छे से पता है कि 1/6 का मतलब ही होता है 16.66%, यही होता है ना। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए तो, कौन सा ऑप्शन है, 16.2/3% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी कि खपत में इतने प्रतिशत की कमी करनी होगी तभी खर्चा आपका पहले जितना रह पाएगा। आगे बढ़ते हैं 209 की ओर। क्वेश्चन नंबर 209 को देखिएगा। कहा है कि नए बजट में पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, एक मोटर चालक को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे उसका पेट्रोल पर होने वाला खर्च ना बढ़े। यानी कि यहाँ पर भी खर्च को कांस्टेंट आप रखना चाहते हो, यानी आप चाहते हो कि जितना आप पहले खर्च करते थे उतना ही खर्च अब भी मैं करूँ, तो इसके लिए क्या करना होगा, ये खपत में कमी करना होगा, क्योंकि कीमत में 20% की वृद्धि हो रही है। हम सबको अच्छे से मालूम है कि 20% का मान जो है वो 1/5 होता है। अगर कीमत जो है, अगर कीमत में इतने की बढ़ोतरी हो रही है, अगर पेट्रोल की कीमत इतना से बढ़ रहा है और आप चाहते हो कि पेट्रोल का खर्च जो है वो हमारा नहीं बढ़े, यानी आप पेट्रोल के खर्च को आप कांस्टेंट रखना चाहते हो, तो एक बात तो फिक्स ना है कि खपत में कुछ ना कुछ कमी करना होगा। क्योंकि अगर पेट्रोल की कीमत में इतने की वृद्धि हो रही है और आप चाहते हो खर्च मेरा ना बढ़े, यानी कि खर्च को आप कांस्टेंट रखना चाहते हो, तो खपत में कुछ ना कुछ कमी करनी होगी तभी खर्च पहले जितना रह पाएगा। अब खपत में कितने की कमी करनी होगी ये हमें पता करना है, तो बस कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पर जो अंश में होता है वही अंश वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, और हर का जो मान होगा यहाँ पर वह इसके अंश और हर का योगफल होगा। अब देखिए इसके अंश और हर दोनों जो है वह पॉजिटिव है, तो 5 + 1 का योगफल कितना हो जाएगा, 6 होगा। यानी कि खपत में इतने की कमी करनी होगी, खपत में इतने की कमी करनी होगी तभी खर्चा हमारा पहले जितना रह पाएगा। देखिए दोनों में न्यूमेरिकल डाटा जो है वो सेम था, तो आप देख के भी आंसर लगा सकते थे, लेकिन एग्जाम में सेम सवाल नहीं आता है, इसलिए समझ के सवाल को सॉल्व करना होगा। यानी जब कीमत को आप इतना से बढ़ाओगे, जब कीमत को आप 20% से बढ़ाओगे और आप चाहते हो हमारा खर्चा जो है वह पहले जितना रहे, तो खपत में 16.2/3% की कमी करनी होगी तभी खर्चा आपका पहले जितना रह पाएगा। 1/6 का मतलब ही होता है 16.2/3%, यानी खपत में इतना प्रतिशत की, खपत में इतना % की कमी करनी होगी तभी आपका खर्चा जो है वह पहले जितना रह पाएगा। यानी कि खपत में इतने प्रतिशत की कमी करना होगा आपको तभी खर्चा आपका पहले जितना रह पाएगा, जब कीमत में 20% की आप बढ़ोतरी करोगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 210 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 210 सवाल में कहा है कि यदि x की आय y की आय से 40% कम है तो y की आय x से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। फिर से वही सवाल, क्वेश्चन नंबर 210। सभी सवाल जो है वह सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। x की जो आय है वह y से 40% कम है,
यानी x जो है ना वह y से 40% कम है। तो इसको दो तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। मैं मान लेता हूँ कि y की जो इनकम होगी वह 100 होगी, तो x की जो इनकम है वह y से 40% कम है, तो x की इनकम जो होगी वह y के 60% के इक्वल होगा। तो 100 का 60% 60 हो जाएगा। यानी अगर y का इनकम इतना है तो x का इनकम इतना हो जाएगा। अब सवाल में बोला है कि y की जो आय है वह x से कितना प्रतिशत अधिक है, हमें ये बताइए। तो y जो है वह x से कितना अधिक है, 40 अधिक है। y जो है वह x से कितना अधिक है, 40 अधिक है। किससे, 60 से। तो 100 पे कितना होगा, ये वैल्यू हमें पता करना है। तो ये होता है 20 या 60, ये होता है 20 × 100। और इसको जब आप 3 से काटोगे तो ये 13.1/3 होता है क्या, हाँ 1/3 होता है ना। तो 13 × 5 = 65, लगभग 65% के आसपास आपका उत्तर होना चाहिए। कौन सा सवाल है, अच्छा सभी ऑप्शन जो है वह 65% के आसपास ही है, ठीक है ना। ये 40 × 5 कितना होता है, 200। अब 200 गुना 100%, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 60 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा कितना, 20 या 60 हो जाएगा, ये 20 × 5 = 100 हो जाएगा ना। अच्छा ये 40 है ना, 200 आप कैसे लिखोगे, ये हमारा 40 है ना, 40 × 100% डिवाइडेड बाय 60, यही होगा ना, 20 या 60, 20 × 5 = 40, तो 200/3%, यही होगा। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो ये 66.2/3 यानी कि 6% निकल के आता है। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर कितना, y की आय जो है वह x की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, 66.67%, ऑप्शन नंबर भी होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन इतने क्लोज दे रखा है, तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर x y से 40% कम है, अगर x y से 40% कम है, तो एक बात तो यहाँ से पता चल गया ना आपको कि अगर x y से कम है तो एक बात तो फिक्स है कि y जो होगा वह x से अधिक होगा, y जो होगा वह x से अधिक होगा, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया है। ये चीज़ें आपको खुद से सोचना होगा कि अगर x y से 40% कम है, मतलब कि x y से कम है, तो ये बात तो फिक्स है कि y की वैल्यू x से अधिक होगी। अब कितना अधिक होगी ये हमें पता करना है। 40% कमी का मतलब होता है -2/5, ये बात है, यानी कि 40% की वैल्यू जो होता है वह 2/5 है, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन हमने लगा दिया है। अब देखिए हमें पता है कि y की वैल्यू x से अधिक है, कितना अधिक है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको कहा था कि न्यूमरेटर के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। इसके न्यूमरेटर में 2 है तो इसके न्यूमरेटर में भी 2 आएगा। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होगा वह इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम है। तो न्यूमरेटर में -2 है, डिनोमिनेटर में 5 है, तो इन दोनों का सम जो होगा वह कितना होगा, 3 हो जाएगा। यानी कि y की वैल्यू जो है वह x से 2/3 अधिक होगी। अब 2/3 अधिक है मतलब कि हम कह सकते हैं कि 66.67%, यानी y की वैल्यू जो है वह x से इतना % अधिक है। अगर x की वैल्यू y से 40% कम है तो y की वैल्यू जो है वह x से 66.66% जो होगा वह अधिक होगा। बहुत सारे सवाल हम लोगों ने ऐसे पीछे सॉल्व कर रखा है। 211 को देखिएगा, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सवाल है। कहा सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है। सचिन की आय जो है वह सोहन यानी कि सोहन के आय से 50/7% अधिक है। यानी सचिन जो है ना वह सोहन के आय से 50/7% अधिक है। यानी सचिन की जो आय है वह सोहन की आय से इतना अधिक है, इतना % अधिक है, इतना % अधिक है। अगर सचिन की आय सोहन की आय से, यदि सचिन जो है वह सोहन की आय से इतना अधिक है, तो इस लाइन को पढ़ के आपको एक बात अच्छे से याद आएगा कि अगर सचिन सोहन से इतना अधिक है, अगर सचिन सोहन से अधिक है तो एक बात फिक्स है ना कि सचिन जो होगा वह सोहन से कम होगा। अगर सचिन सोहन से अधिक है, जो कि सवाल में कहा है कि सचिन जो है वह सोहन से इतना % अधिक है, तो अगर सचिन सोहन से अधिक है तो एक बात तो फिक्स है कि सोहन जो होगा वह सचिन से कम होगा। अब कितना कम होगा ये हमें पता करना है, तो बस इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप निकाल दीजिए। तो देखिए 50/7%, तो परसेंटेज हटाओगे तो नीचे आपको 00 लिखना होगा, तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 50/7 यानी कि सचिन जो है वह सोहन से कितना अधिक है, 5/70 अधिक है। सचिन जो है वह सोहन से इतना अधिक है, सचिन की जो आय है वह सोहन की आय से इतना अधिक है, तो सोहन जो होगा वह सोहन की जो आय होगी वह सचिन की आय से कम होगी। और कितना कम होगी ये हमें पता करना है। तो बस यहाँ पे देखिए इसके न्यूमरेटर में जो वैल्यू होता है वही न्यूमरेटर में इसके न्यूमरेटर में भी आएगा, और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर होगा वह इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम होगा। अब चूंकि ऊपर नीचे दोनों प्लस में है तो दोनों का जोड़ जो होगा वह इसके डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करेगा। 70 + 5 कितना हो जाएगा, 75। बस यानी कि सचिन की आय जो है, सोहन की आय जो होगा वह सचिन की आय से इतना कम होगी। अगर सचिन की आय सोहन की आय से इतना % अधिक है तो सचिन की आय जो होगा वह सोहन की आय जो होगा वह सचिन की आय से इतना कम होगा। बस इसी का प्रतिशत मान आपको निकालना है, तो आप सॉल्व कर दीजिए। 25 × 75 होता है और 25 × 100 होता है, 5 × 20/3%, यानी कि आप कह सकते हो 6.2/3%। यानी कि हम कह सकते हैं कि सचिन की आय जो है सोहन की आय जो है वह सचिन से 6.2/3% कम होगा। कौन सा ऑप्शन दिया गया है ये बताइए। ऑप्शन नंबर ए, 6.67%, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 212 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 212 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 212 को देखिएगा। कहा एक दिन का कितने प्रतिशत 3 घंटे के बराबर होता है। देखिए हम सबको मालूम है कि 1 डे जो होता है वह 24 आवर का होता है, और आवर में बोला है कि 3 आवर जो है एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटा है, यानी 3 जो होता है वह 24 का कितना परसेंट है, ये वैल्यू हमें पता करना है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ना, 3 8 24 और 100 को 8 से डिवाइड करोगे तो 12.5% आ गया। जहाँ पे देखा आपको दिख रहा है उस ऑप्शन को लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 213 की ओर। सवाल में कहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा। फिर से वही सवाल कि ए और बी के बारे में चर्चा हो रहा है। ए जो है वह बी से 20% कम है, तो अगर बी का वेतन 100 होगा तो ए का वेतन इससे 20% कम होगा, यानी ए का वेतन जो होगा वह 80 होगा। तो यही हमसे पूछा जा रहा है कि बी का वेतन जो है वह ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए बी जो है वह ए से कितना अधिक है, 20 अधिक है। बी जो है वह ए से कितना अधिक है, 20 अधिक है। किससे, 80 पे, 80 से तो 100 पे कितना हो जाएगा, 20 चौका 80, 4 से 25%, यानी बी का वेतन जो है वह ए के वेतन से 25% अधिक है। इसको एक और तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो कि अगर ए का वेतन बी से 20% कम है, अगर ए का वेतन बी से 20% कम है तो एक बात तो फिक्स है कि अगर ए की वैल्यू बी से कम है तो बी की वैल्यू जो होगी वह ए से अधिक होगी, इतना बात अपने को पता है। अगर ए का मान बी से कम है, जो कि सवाल में दिया गया है कि ए का मान बी से 20% कम है, तो इसको आप ऐसे समझिए कि अगर ए की वैल्यू बी से कम है तो एक बात तो पता है ना कि बी की वैल्यू ए से अधिक होगी। अगर ए बी से कम है तो बी की वैल्यू ए से अधिक होगी, ये बात अपने को पता है, क्योंकि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर ए की वैल्यू बी से कम है, अगर ए की वैल्यू बी से कम है तो बी की वैल्यू ए से अधिक होगा। अब कितना अधिक होगा ये हमें पता करना है। तो सवाल में बोला ए की वैल्यू बी से 20% कम है, अगर ए की वैल्यू बी से 20% कम है तो बी की वैल्यू ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा ये हमें पता करना है। तो देखिए 20% कम है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वह 1/5 होती है। अब माइनस बोला है तो माइनस का साइन लगा दीजिए, यानी ए जो है वह बी से इतना कम है तो बी जो होगा वह ए से कितना अधिक होगा ये हमें पता करना है। तो बस इसके न्यूमरेटर में जो होता है वह न्यूमरेटर वाली वैल्यू लिखते हैं, न्यूमरेटर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो हर में होगा वह इसके अंश और हर का योगफल होगा। अंश में -1 है और हर में 5 है, तो दोनों का जोड़ जो होगा वह कितना होगा, 4 हो जाएगा, यानी कि बी की वैल्यू जो होगा वह ए से इतना अधिक होगा। अगर ए की वैल्यू बी से इतना कम है तो बी की वैल्यू जो होगा वह ए से इतना अधिक होगा। और 1/4 कहने का मतलब इसको परसेंटेज में लिखोगे तो ये 25% के बराबर आता है, यानी बी की वैल्यू जो होगी वह ए से 25% से अधिक होगी। आगे बढ़ते हैं 214 की ओर। क्वेश्चन नंबर 214 को देखिएगा। मुझे लगता है इस तरह के सवाल को आपको खुद से सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे सवाल हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 214 को देखिएगा। कहा है कि कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो खपत में कितने की कमी की जानी चाहिए ताकि खर्चा पहले जितना रहे। बस सिंपल सी बात है कि अगर अपने कीमत को, प्राइस और कंजप्शन का जो प्रोडक्ट होता है वह एक्सपेंडिचर होता है। ये चीज़ें मैंने अभी आपको बताया है कि अगर चावल की मूल्य में 25% की वृद्धि हुई है, तो जो अगर प्राइस में 25% की वृद्धि हुई है तो प्राइस यानी कि चावल की कीमत जो है वह कितना से बढ़ रहा है, 1/4 से बढ़ रहा है। चावल की कीमत जो है वह इतना से बढ़ रहा है। अगर चावल की कीमत जो है वह 1/4 से बढ़ रहा है और खर्च को आप चाहते हो पहले जितना रहे, यानी कि खर्चा ना बढ़े, खर्चा जो है वह ना बढ़े, यानी कि खर्च को अगर आप कांस्टेंट रखना चाहते हो तो खपत में कुछ ना कुछ कमी करना होगा, खपत में कमी करना होगा कुछ ना कुछ, तभी एक्सपेंडिचर जो होगा वह कांस्टेंट रह पाएगा। अगर चावल की कीमत में इतने की वृद्धि होती है और खर्च ना बढ़े, इसके लिए आपको खपत में कुछ ना कुछ कमी करना होगा। ये चीज़ आपको खुद से समझना है कि यहाँ पर माइनस का साइन हमने क्यों लगाया है। ये देखिए ये चीज़ें आपको सवाल में भी दे रखा होगा कि खपत में कुछ ना कुछ कमी करना होगा, ये कॉमन सेंस की बात है। देखिए सवाल में भी दे रखा है कि जब चावल के मूल्य को 25% से बढ़ाओगे और आप चाहते हो खर्च पूर्वता रहे, मतलब खर्च में कोई बढ़ोतरी ना हो, तो खपत में कुछ ना कुछ कमी हो। ये सवाल में ऑलरेडी लिख रखा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको खुद से समझना होगा कि अगर चावल की कीमत इतना से बढ़ रहा है और खर्च आप चाहते हो पहले जितना रहे, तो खपत में कुछ ना कुछ वृद्धि करनी होगी, खपत में कुछ ना कुछ वृद्धि करनी होगी, और कितने की वृद्धि करनी होगी ये आपको पता करना है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू कैसे लिखते हैं वो देखिए। मैंने आपको कहा था कि इसके अंश में जो होगा संख्या, उसी संख्या को यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे, और इसके हर में इसके अंश और हर का योगफल होगा। तो देखिए इसके अंश और हर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का योगफल लिख दीजिए। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 होगा। यानी कि किसी चावल की कीमत को अगर आप इतना से बढ़ाते हो और अगर आप चाहते हो कि खर्चा हमारा ना बढ़े, यानी कि खर्च को अगर आप पहले जितना रखना चाहते हो, तो खपत में इतने की कमी करना होगा। और खपत में इतने की कमी कहने का मतलब होता है 20% की कमी, 20% की कमी, यानी कि खपत में कितने की कमी करनी होगी, 20% की कमी करनी होगी। और कौन सा ऑप्शन दिया गया है ये बताइए, हाँ कौन सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 214 है तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 215 की ओर। क्वेश्चन नंबर 215 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 215 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि x और y का अनुपात जो है वह संख्या x और y का अनुपात x अनुपात y बराबर 4:5 है। मतलब दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। क्वेश्चन नंबर 215, x/y जो है वह 4/5 है। ठीक है, कहा है कि x का मान z से 20% अधिक है, यानी कि x के बारे में बोल रहा है कि x की वैल्यू जो है वह z से 20% अधिक है।
20% अधिक है, तो इस 20% की फ्रैक्शन वैल्यू जो है वह 1/5 होता है, लेकिन अधिक बोला है तो ये 6/5 हो जाएगा। ठीक है, 20% अधिक मतलब कि 6/5, यानी x की वैल्यू जो है वह z से 20% अधिक है। मतलब हम कह सकते हैं कि x की जो आय होगी वह z की आय के 6/5 के बराबर होगा, 6/5 के बराबर होगा। अगर x की आय z से 20% अधिक है, मतलब हम कह सकते हैं कि x की जो आय होगी वह z के 6/5 के बराबर होगा। ये हम कह सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से x रेशियो आप z निकाल सकते हो। देखिए x की वैल्यू 6 हो जाएगी और z की वैल्यू 5 हो जाएगा। यहाँ से आपने निकाला x रेशियो z, ये निकल के आया है कितना, 6:5, 6:5 यहाँ से निकल के आया है। अब देखिए क्या दोनों ब्रैकेट में कुछ कॉमन रेशियो है क्या, तो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है कि नहीं, दोनों कॉमन है, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, तो दोनों की वैल्यू को, अनुपातिक मान को हमें समान करना है। तो समान करने के लिए क्या करना होगा, इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 4 का एलसीएम होता है कितना, 12। तो इसमें इसको हमें x को 12 करना है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस 4 को आपको 12 बनाना है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दोनों ब्रैकेट में x की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो यहाँ से x रेशियो y और z आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 4 तिया 12 जो होगा वह x के मान को रिप्रेजेंट करेगा, 5 तिया 15 जो होगा वह y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और 5 दूना 10 जो होगा वह z की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। हमसे क्या पूछा है कि y का मान z से कितना % अधिक है, y की वैल्यू जो है वह z से कितना % अधिक है। तो y जो है वह 15 है और z जो है वह 10 है। तो ऑलरेडी आपको पता चल रहा है कि y जो है वह z से कितना अधिक है, 50% अधिक है। ये ना कौन सा ऑप्शन दिया गया है, हाँ ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर होगा। y जो है वह z से 5 अधिक है, किससे, 10 से। तो 100 पे कितना हो जाएगा, 50%, 10 × 50 होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 216 की ओर। क्वेश्चन नंबर 216 को देखिएगा, 216 को देखिएगा। सवाल में कहा है कि एक फल विक्रेता 600 में 300 आम खरीदता है। एक फल विक्रेता जो है वह 600 रुपये में 300 आम खरीदता है। उनमें से कुछ आम सड़ गए हैं जिसे वह फेंक देता है। उसने शेष बचे हुए आमों को 3 रुपये प्रति आम की दर से बेच देता है और 210 रुपया लाभ कमाता है। तो फेंके गए आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि जो फेंका गया आम है वह कुल आम का कितना प्रतिशत है, ये आपको पता करना है। एक बात बताइए हमें सबसे पहले कि अगर 300 मैंगो का जो कॉस्ट प्राइस है वह 600 रुपया है, 600 रुपया है, 600 रुपया है, तो एक मैंगो का जो कॉस्ट प्राइस होगा वह कितना होगा, आपको सिंपल सी बात है 2 रुपया होगा। 2 रुपया एक मैंगो का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बोला जा रहा है कि कुछ आम इसमें से 300 आम में से कुछ आम सड़ गया है जिसे वह फेंक देता है, और शेष आम को वह 3 रुपये प्रति आम की दर से बेच देता है, और वह लाभ के रूप में 210 रुपया कमाता है। तो जो लाभ होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो किस पे कमाया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे कमाया जाता है। क्योंकि उसने कुल 300 आम खरीदा था, तो जो लाभ कमाएगा वह इस पे कमाएगा। तो इस पे अगर वह 210 रुपये का लाभ कमा रहा है कि मतलब, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसका कुल सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वह कितना होगा। अगर कॉस्ट प्राइस 600 रुपया है और प्रॉफिट उसका 210 रुपया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वह 810 रुपया होगा। इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए कि उसका सेलिंग प्राइस जो होगा वह इतना होगा। अगर 300 आम का क्रय मूल्य 600 रुपया हुआ है और उसमें से कुछ आम जो कि सड़ गया उसे उसने फेंक दिया है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। जो प्रॉफिट होता है वह हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। अगर 300 आम का कॉस्ट प्राइस 600 रुपया है और वह इतना आम को बेचकर वह कुल मिलाकर 210 रुपया लाभ कमा रहा है, तो 210 रुपया जो लाभ कमाएगा वह इसके कॉस्ट प्राइस पे कमाएगा। यानी कि 600 रुपये पर वह, चूंकि उसने 600 रुपये लागत मूल्य लगाया है, तो 600 रुपये वह 210 रुपया का लाभ कमाया है। यानी प्रॉफिट 210 है और कॉस्ट प्राइस अगर 600 है, तो सेलिंग प्राइस जो होगा वह 810 रुपया होगा। अब हमें यही पता करना है कि सेलिंग प्राइस यहां से कैसे हम निकालते हैं। सवाल में बोला गया है कि 300 आम तो उसने खरीदा था, लेकिन उसमें से कुछ आम जो है ना वह सड़ गया है जिसे वह फेंक देता है। तो मैं मान लेता हूं, माना कि x आम जो है वह सड़ गया, इतना आम जो है ना वह सड़ गया है जिसे वह फेंक देता है। तो अभी उसके पास कितना आम बचा हुआ था, 300 आम उसने खरीदा था, x आम सड़ गया है जिसे वह फेंक दिया है, तो बचा हुआ आम जो है वह उसके पास कितना है, तो 300 - x, यानी कि इतना आम अभी उसके पास बचा हुआ है। अब इस आम को, इतने आम को 3 रुपया प्रति आम के दर से बेच देता है। यानी कि अभी उसके पास इतना आम बचा हुआ है, और अगर वह एक आम को 3 रुपया प्रति आम की दर से बेचता है, तो इतना आम को बेचने में कुल मिलाकर उसका सेलिंग प्राइस इतना हो जाएगा। अगर एक आम को वह 3 रुपया में बेचता है, तो इतना आम बचा हुआ उसके पास, तो इतना आम को वह कुल इतना रुपया में बेचेगा। तो आप हमें यह बताइए क्या ये सेलिंग प्राइस है कि नहीं। आपको सर सिंपल सी बात है कि इतना आम उसके पास बचा हुआ था, एक आम का विक्रय मूल्य 3 रुपया है, तो इतना आम का विक्रय मूल्य जो होगा वह इतना रुपया होगा। और सवाल में बोला है कि बचे हुए आम का कुल विक्रय मूल्य जो है वह 810 रुपया के बराबर है। सिंपल सी बात है, दोनों को इक्वल करके x की वैल्यू आप निकाल दीजिए और फिर उसको टोटल से आप रिलेट कर दीजिएगा। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 900 - 3x
बराबर में ये 810 हो जाएगा। ठीक है, ये -3x को इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा 3x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 900 में 810 माइनस होगा तो ये 90 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आपको मिला है 30, यानी कि जो आम सर गया था उसकी संख्या आपने निकाल दिया है 30। अब यही पूछा है आपसे कि ये जो 30 है वह 300 का कितना प्रतिशत है, ये आप हमें बताइए। यानी कि जो सरा हुआ आम है वह कुल आम का कितना प्रतिशत है, ये हमें आप बता दीजिए। तो देखिए 30 आम सर गया है, कुल कितना में, 300 में, तो 100 पे कितना होगा, यह वैल्यू हमें पता करना है। तो कितना हो जाएगा, 10%। यही तुम्हारा उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। बहुत आसान सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं 217 की ओर, क्वेश्चन नंबर 217 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 217 को देखिएगा। कहा है कि अनन्या और बबीता के पास उसकी मित्र कविता की तुलना में क्रमशः 20%, 28% कम धनराशि है। अनन्या, बबीता और कविता है। अनन्या, बबीता और कविता है। कहा अनन्या और बबीता के पास जो धनराशि है वह कविता की तुलना में 20% और 28% कम है। तो मान लीजिए कि कविता के पास 100 रुपये है, तो अनन्या के पास जो धनराशि होगी वह इससे 20% कम होगा, तो अनन्या के पास जो धनराशि होगी वह 80 रुपये की धनराशि होगी। कविता के पास जो धनराशि है, बबीता के पास जो धनराशि है वह कविता से 28% कम है। तो कविता के पास 100 है, तो 100 से 28 कम होगा बबीता, तो बबीता के पास जो धनराशि होगी वह 72 रुपये की धनराशि होगी। बस आपसे क्या पूछा है कि बबीता के पास जो धनराशि है वह अनन्या की तुलना में कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए बबीता के पास 72 है और अनन्या के पास 80 है, तो 72 जो है वह 80 से कितना कम है, 8 कम है। किससे, 80 से। तो 100 पे कितना होगा, 100% की वैल्यू निकालना है। तो 1 0 से 1 0 यानी कि 10% कम है। कितना कम है, 10% कम है, इतना परसेंट। आगे बढ़ते हैं 218 की ओर। 218 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 218 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि 50 लड़कियां और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था। ठीक है, कि कक्षा का कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था। 50 गर्ल्स है, यानी कि गर्ल्स और बॉयज़, यानी गर्ल्स की संख्या 50 है और 70 बॉयज़ है, यानी लड़कों की संख्या 70 है। कहा है कि लड़कियों की संख्या का 40%, 50 का 40% कितना हो जाएगा, 20। 50 का जो 40% होता है वह कितना हो जाएगा, 20 होगा। यानी इतनी लड़कियां एक कार्यक्रम में भाग लेती है और लड़कों की संख्या का 50%, तो इसका 50% जो होगा वह होगा कितना, 35। ठीक है, यानी इतनी लड़कियां और इतने लड़का जो होता है वह एक का यानी इतनी लड़कियां और इतने लड़के जो हैं वह उस कार्यक्रम में उपस्थित था। उसने कुल मिला इतना लड़की और इतना लड़का जो है वह उस कार्यक्रम में भाग लेता है। अब इसी का टोटल का परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है कि इतना लड़का लड़की जो है वह कुल संख्या का कितना प्रतिशत होगा, ये हमें पता करना है। तो देखिए 50 लड़की है और 70 लड़के हैं, तो कुल छात्रों की संख्या 120 हो जाएगा, जिसमें से 20 लड़कियां और 35 लड़के कार्यक्रम में भाग ले रहा है। तो भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 55 छात्र जो है वह भाग ले रहा है, कुल कितने में, 120 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा, यही वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। 20 25 100 होता है, 20 छक 120 होता है। अच्छा 6 से काटोगे ना तो ये 9% से ज़्यादा होगा, तो 45% से थोड़ा सा ज़्यादा उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 46%, यही होगा ना, 46%, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी कि कुल इतना प्रतिशत छात्र जो था वह उस कार्यक्रम में उपस्थित था, या जितना लोग उस कार्यक्रम में भाग लेगा उतना लोग उस छात्र में उस कार्यक्रम में उपस्थित होगा। आगे बढ़ते हैं 219 की ओर। कहा y का 90% x है, तो x का कितना प्रतिशत y होगा। y का 90%, क्वेश्चन नंबर 219 को देखिएगा। अगर y का 90% जो है वह x है तो x का कितना प्रतिशत y होगा, x का कितना प्रतिशत y होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर y का 90% x है तो x का कितना परसेंट, यानी x का z% जो होगा वह y होगा। इसी z की वैल्यू हमें पता करना है। तो सबसे पहले मतलब कि x y की वैल्यू निकाल दीजिए। यहाँ से आपको पता चलेगा कि 0 यानी x की वैल्यू 9 है तो y की वैल्यू 10 होगा, यानी x रेशियो y जो होगा वह 9:10 होगा। यानी y की वैल्यू अगर 10 है तो x की वैल्यू 9 होगा। हमसे पूछा जा रहा है कि y का कितना प्रतिशत, सॉरी x का कितना परसेंट, यानी 9 का
कितना प्रतिशत जो होगा वह y के बराबर होगा, ये आपको पता करना है। यानी इस z की वैल्यू हमें पता करना है। y की वैल्यू अपने को पता है कितना है 10, तो बस z की वैल्यू आप निकाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से परसेंटेज हटाओगे ना तो आपको 00 देना होगा, यानी 100 होगा, और 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ आप कह सकते हो कि 9z की वैल्यू जो है वह 1000 के बराबर है। तो z की वैल्यू जो होगा वह कितना के बराबर हो जाएगा, z की वैल्यू जो होगा वह 1000 बटे 9 परसेंटेज ने पूछा है, कितना प्रतिशत के बराबर होगा, यानी इतना परसेंट के बराबर होगा, 1000 बटे 9% के बराबर होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर होगा 111.1%। 111 यानी कि z की वैल्यू जो होगा वह 1000 बटे 9%, यानी हम कह सकते हैं कि इतना प्रतिशत क्या होगा, यानी x का इतना परसेंट जो होगा वह y के बराबर होगा। ये ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर है, कुछ था नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 220 की ओर। देखिएगा, कहा है कि श्याम के अंक दिव्य के अंक में से 25% अधिक है, तो दिव्य के अंक श्याम से कितना प्रतिशत कम है। मुझे लगता है ये सवाल आपको खुद से करना चाहिए था। सवाल में कहा है कि श्याम और दिव्य है, श्याम और दिव्य है, श्याम के जो अंक हैं वह दिव्य से 25% अधिक है। तो दिव्य के अंक जो है वह 100 है, तो श्याम के अंक से 25% अधिक है, यानी कि श्याम के अंक जो होंगे वह 125 होगा। तो ये पूछा जा रहा है कि दिव्य के जो अंक हैं वह श्याम से कितना प्रतिशत कम है। तो दिव्य के अंक कितना है, श्याम का अंक कितना है, तो दिव्य कितना है 100, यानी 100 जो है वह 125 से कितना है, कम है, 25 कम है, किससे 125 से, तो 100 पे कितना हो जाएगा 25 बच्चे 5 से 20, यानी 20% कम है, 20% कम है। और ये इस सवाल का उत्तर है। कौन सा ऑप्शन उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। अब इसको एक और तरीके से सवाल सॉल्व कर सकते हो। श्याम और दिव्य के बारे में चर्चा हो रहा है कि अगर श्याम जो है वह दिव्य से 25% अधिक है, अगर श्याम दिव्य से 25% अधिक है तो एक बात तो फिक्स है कि दिव्य जो होगा वह श्याम से कम होगा। अगर श्याम दिव्य से अधिक है तो एक बात तो फिक्स है ना कि दिव्य की जो वैल्यू होगी वह श्याम से कम होगी, यानी कि दिव्य की जो वैल्यू होगी वह श्याम से कम होगी, ये बात तो फिक्स है। अगर श्याम दिव्य से अधिक है तो दिव्य जो होगा वह श्याम से कम होगा, इतना बात अपने को पता है, इसलिए मैंने माइनस का साइन लगाया है। अब कितना कम होगा ये हमें पता करना है। देखिए 25% का मान जो होता है वह 1/4 होता है, प्लस बोला है तो प्लस रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो न्यूमरेटर होता है वही न्यूमरेटर हम यहाँ पर भी लिखते हैं, ये बात आपको अच्छे से पता है। और जो डिनोमिनेटर यहाँ पे होगा वह इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम है। तो यहाँ पे इसके अंश और हर दोनों धनात्मक है, तो इन दोनों का योगफल इसके हर के बराबर होगा। तो 4 + 1 5 कितना हो जाएगा, यानी कि दिव्य के जो अंक होंगे वह श्याम से इतना कम होगा। 1/5 का मतलब ये होता है 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर।